हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ मीडिया विद मनीष। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कंसिडरेशन। तो पास में हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हैं जिसमें कंसिडरेशन के बारे में स्टार्टिंग में बताया है कि लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। ये सारे वीडियोस आप देख के कंसिडरेशन का बेसिक समझ सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बताता है कि इसेंशियल्स मतलब क्या है, कि जब भी कंसिडरेशन है वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट का। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मानते हैं। तो वैलिड होने के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट होने चाहिए कंसिडरेशन में, तभी वो वैलिड माना जाएगा। तो सबसे पहला है, इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो जो भी कंसिडरेशन है, मतलब दो पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई लेन देन है और वो प्रोमिसर प्रोमिसी है, तो जो कुछ भी होना है वो प्रोमिसर की डिजायर पे होना चाहिए। और इस पे तीन इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, उस पे जजमेंट भी है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। तो इसमें क्या होता है कि कलेक्टर एक है, कलेक्टर के कहने पे वो एक मार्केट कंस्ट्रक्ट करवाते हैं दुर्गा प्रसाद, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। और जब वो मार्केट बन के तैयार हो जाता है तो वो बहुत सारे वेंडर्स को दिया जाता है। तो दुर्गा प्रसाद और वेंडर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, या कह सकते हैं एक एग्रीमेंट होता है कि वो अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर दुर्गा प्रसाद को देंगे। ये बात हो जाती है और वो लोग अपना बिजनेस करते हैं और अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर देते भी हैं। लेकिन उसमें से एक वेंडर होता है बलदेव, जो ये कहता है कि हमारा इससे कोई बेनिफिट नहीं है, हम इसको क्यों दें, जो भी कमीशन देना वो क्यों दें, और मैं जो है लायबल नहीं हूं और दुर्गा प्रसाद जो है इंटाइटल नहीं है। केस कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट इस पे ये कहता है कि इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो बेसिकली यहाँ प्रोमिसर है कौन? जो कलेक्टर, जिनके कहने पे वो मार्केट कंस्ट्रक्ट कराया गया था। तो अगर वो कहते तब तो ये वैलिड कंसिडरेशन माना जाता, लेकिन चूंकि उनके कहने पे नहीं हो रहा है, किसके कहने पे हो रहा है? प्रोमिसी, जो कि दुर्गा प्रसाद है, उनके और वेंडर्स के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ। तो इस वजह से ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये प्रोमिसर के कहने पे नहीं हुआ, मतलब कलेक्टर साहब के कहने पे नहीं हुआ। ठीक उसी तरीके से दो और केस है, एक है केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद और एक है अब्दुल अजीज वर्सेस मजूम अली। तो फैक्ट्स बहुत ज्यादा नहीं समझाने की कोशिश करते हैं, आपको हम कंसेप्ट बताते हैं। मान लीजिए कि एक पर्सन है, वो कोई चैरिटेबल पर्पस में किसी टेंपल के कंस्ट्रक्शन के लिए अपनी एक शर्त देता है कि मैं 1 लाख रुपए पे करूंगा आप इस टेंपल के कंस्ट्रक्शन में, और उनके कहने पे जो ट्रस्टी हैं वो काम कराना शुरू कर देते हैं, मतलब लेबर लगा दिया और टेंपल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर बाद में वो ये कहते हैं कि इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि हम चैरिटेबल पर्पस से दे रहे हैं, मुझे कुछ कंसिडरेशन में नहीं मिल रहा है, और वो मना कर देते हैं, तो यहाँ पे उनकी लायबिलिटी बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि उन्होंने उनके कहने पे काम स्टार्ट करवा दिया, लायबिलिटी ले ली। लेकिन अगर ठीक इसका उल्टा होता कि मैंने प्रॉमिस तो किया है कि हम कंस्ट्रक्शन के लिए 1 लाख रुपए डोनेशन देंगे, और अभी कोई काम नहीं स्टार्ट हुआ, टेंपल में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं स्टार्ट हुआ, तो ऐसे केस में हमारी लायबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे बेसिस पे आपने कुछ भी लायबिलिटी अभी नहीं ली है। तो ये है कि इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो मेन बात ये है कि कंसिडरेशन जो प्रोमिसर और प्रोमिसी है उनके बीच में बात है, और उनके बीच में अगर ये चीज हो रही है और प्रोमिसर की डिजायर पे हो रही है तो ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है, इट मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब अगर ये इंग्लैंड का लॉ होता तो वहां पे लिखा हुआ है इट मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी ओनली, लेकिन चूंकि इंडिया का लॉ है, लिया तो ब्रिटिश से गया है, तो हम लोग ने यहाँ पे थोड़े से चेंजेस किए थे, और एनी अदर पर्सन। तो ये एनी अदर पर्सन है कौन? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जानने की, कि एनी अदर पर्सन वो है जिसके बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो इंडिया में अगर आप स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन भी हैं और आप स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, मतलब आप पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर भी अगर आपके बेनिफिट के लिए ये चीज हो रही है तो आप इंटाइटल्ड हैं बेनिफिट के लिए, और आप केस कर भी सकते हैं।
तो यहाँ पे एक बड़ा पॉपुलर केस है, शायद आपने सुना भी हो, चिन्नैया वर्सेस रमैया। अब इस केस में हुआ क्या था, सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। मदर और डॉटर के बीच में ये एक एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसमें मदर अपनी पूरी प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रही है अपनी बेटी को। ठीक, तो चूंकि पता है आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो वहां पे लिखित पढ़त में सब कुछ होगा। साथ में एक एग्रीमेंट अपनी डॉटर के साथ किया कि इससे जो भी बेनिफिट तुम्हें होगा, तुम्हें कुछ इसका बेनिफिट अपने मामा को, ठीक है, उनको देना पड़ेगा, और कुछ कुछ पोर्शन इस प्रॉपर्टी का बेनिफिट का वो आप उनको देंगे। तो दोनों मदर एंड डॉटर के बीच में ये एग्रीमेंट हो गया, और वो देते भी थे बेनिफिट, लेकिन थोड़े दिनों बाद उन्होंने बंद कर दिया। तो जो मामा श्री थे उन्होंने केस फाइल कर दिया कि हम इस प्रॉपर्टी में इंटाइटल्ड हैं और मुझे इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि इंडिया के लॉ के हिसाब से लिखा है इट मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो एनी अदर पर्सन कौन हो गए, वो मामा श्री हो गए, मतलब कि चिन्नैया, जो कि पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं थे, लेकिन स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन थे, और उनको जो है इसका बेनिफिट मिलना था। तो बेनिफिशियरी आपको केस फाइल कर सकता है। जैसे मैं आपको एक और छोटे से एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। इंश्योरेंस के केस में क्या होता है कि मैंने मान लीजिए इंश्योरेंस लिया और उसमें नॉमिनी अपने बच्चों को बनाया, तो बेशक वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में, हमारे बीच में और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, लेकिन किसके बेनिफिट के लिए, हमारे बच्चों के बेनिफिट के लिए। तो ईश्वर ना करे कि कभी अगर हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस केस में वो बच्चों के पास राइट बनता है, वो इंटाइटल्ड है और वो केस फाइल कर सकते हैं माइनर होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, लेकिन बेनिफिशियरी है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज डी की डेफिनेशन में जाएंगे, तो स्टार्टिंग में अगर आप पढ़ेंगे लिखा है कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक है, एंड इट नीड क्या कहते हैं, इट कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो उस डेफिनेशन पे देखेंगे, ध्यान देंगे, लिखा है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstains from doing। तो ये जो सेंटेंस है ये बताता है कि कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों हो सकता है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, पास्ट कंसिडरेशन। मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उसको स्विमिंग नहीं आती, वो बेचारा डूब रहा है पानी में, और दूसरा वॉलंटरली हेल्प करने के मकसद से उसको बचा लेता है। फिर वो खुश होके कहता है कि हम आपको 2000 रुपए देंगे क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। ऐसा कुछ भी प्रॉमिस इस तरीके का करता है, तो ये क्या हुआ कि उनके कहने पे नहीं हो रहा है, लेकिन पास्ट में उन्होंने जो सर्विसेज दी उसके लिए वो कह रहे हैं फ्यूचर में हम आपको कुछ पे करेंगे। तो ये वैलिड कंसिडरेशन है, पास्ट होने के बावजूद भी। प्रेजेंट में कोई क्वेश्चन है ही नहीं, साइमल्टेनियस हो रहा है, मैं आपको कार बेच रहा हूं, आप मेरे को पैसे दे रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहा है, प्रेजेंट कंसिडरेशन है। और फ्यूचर में क्या है कि अभी कुछ कर रहे हैं और फ्यूचर में उसका कंसिडरेशन मिलेगा। तो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर कंसिडरेशन भी वैलिड माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इट नीड नॉट बी एडिक्वेट। ये अगर आप स्टार्टिंग में जाएंगे तो वहां पे मैंने समझाया था एडिक्वेसी का मतलब क्या होता है। बहुत सीधी सी बात है, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और उसका दाम है 50 लाख रुपए, क्लियर। अब मैं उसको 500 रुपए में बेच रहा हूं, समझ रहे हैं ना। 50 लाख की प्रॉपर्टी को 500 रुपए में बेच रहे हैं, तो दुनिया मेरे को क्या बोलेगी कि पागल हो, 50 लाख की प्रॉपर्टी कम से कम 50 लाख में तो बेचो या उससे थोड़े ज्यादा में बेचो ताकि आपको बेनिफिट हो। लेकिन शॉकिंग कंसिडरेशन है, मतलब हम उसको 500 रुपए में बेच रहे हैं। तो यहां पे क्वेश्चन ये है कि लॉ ये कहता है कि क्विड प्रो क्यो होना चाहिए, मतलब यू आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। ये एक लीगल मैगजीन है, इसके लिए भी मैंने एक रील बना के डाली हुई है। तो इफ यू आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न इट इज कंसिडर्ड एज ए वैलिड कंसिडरेशन। अब यहां पे शॉकिंग है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है
कि 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को आप 500 रुपए में बेच रहे हैं, तो 99% केसेस में दुनिया आपको कहेगी कि भाई पागल हो गए हो, अपना इतना बड़ा लॉस क्यों कर रहे हो। अगर ऐसा कोर्ट में केस जाता है, कोर्ट भी ये पूछेगी भाई सब ठीक है, क्यों इतने कम में बेच रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि आपका कंसेंट फ्री नहीं है, कॉशन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ऐसा कुछ है। तो अगर आपने कोर्ट में बोल दिया कि नहीं साहब मेरी मर्जी, ये गाना है ना, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, तो मेरी मर्जी है साहब, 50 लाख की प्रॉपर्टी हम 500 रुपए में बेच रहे हैं, किसी को क्या प्रॉब्लम। हाँ, तो एडिक्वेसी की बात नहीं आती, इट नीड नॉट बी एडिक्वेट। जरूरी नहीं है कि जितनी वैल्यू है आपकी प्रॉपर्टी की आप उतने में ही बेचो, ठीक। कंसेंट फ्री होनी चाहिए, अगर कंसेंट फ्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। फिर है कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। रियल का मतलब ये है कि ऐसा होना चाहिए जो हम परफॉर्म कर सके, मतलब फिजिकली और लीगली पॉसिबल होना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज जो फिजिकली और लीगली इम्पॉसिबल है तो वो नहीं हो सकता। मतलब मैंने बोला ना, आप 4 सेकंड में 100 मीटर दौड़ के दिखाइए तो हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। अब ये रियल नहीं है कंसिडरेशन, क्यों? क्योंकि ये फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। फिजिकली क्यों नहीं पॉसिबल है? 9.58 सेकंड में तो उसैन बोल्ट दौड़े, तो 4 सेकंड में कोई ह्यूमन बीइंग दौड़ ही नहीं सकता। ये दिस इज समथिंग व्हिच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट द फिजिकल पावर ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, हो ही नहीं सकता। तो फिर ऐसा जो है आपका कंसिडरेशन रियल ही माना है। अच्छा, इलीगल मतलब कि अगर आप कहते हैं कि आप ड्रग्स बेचिए, हम आपको इतने पैसे देंगे कंसिडरेशन में, या हम आपको ऐसे कमीशन देंगे, तो वो भी रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इलीगल है। तो फिजिकली और लीगली इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, ये लीगली इम्पॉसिबल है, गलत चीज आप नहीं कर सकते, ठीक है। और कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। लॉफुल का मतलब बहुत सीधा सा है, आपको बहुत ज्यादा बच्चों से पूछो तो वो अलग अलग टाइप की कंसेप्ट बताते हैं लॉफुल के बारे में। लॉफुल का मतलब सीधा सीधा है, परमिटेड बाय लॉ। तो जो भी कंसिडरेशन है वो परमिटेड बाय लॉ होना चाहिए। तो ये इस पे भी हम लोग ऑलरेडी बहुत बातें कर चुके हैं, अगर आप जाके देखेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, परमिटेड बाय लॉ। अगर कोई चीज जो पहले से प्रोहिबिटेड है, आप उस पे अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कुछ लेन देन की बात कर रहे हैं, गिव एंड टेक की बात कर रहे हैं, तो वो गलत है, ठीक। फिर है इट मस्ट नॉट बी समथिंग which the promisor is already bound to do। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है, कॉलिंस वर्सेस गॉडफ्रे। अब इसको हम आपको फिर कंसेप्ट बता देते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। कोई क्राइम होता है और आप अगर पुलिस में रिपोर्ट कराते हैं तो पुलिस की ड्यूटी क्या बनती है? इन्वेस्टिगेशन करना, उसके बारे में सब पता करना और फिर रिपोर्ट फाइल करना, ठीक है। तो वहां पे अगर पुलिस अथॉरिटी आपसे ये कह रही है कि ठीक है हम इन्वेस्टिगेशन तो करेंगे, लेकिन इसके लिए ना कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो इसको आम भाषा में एकदम सीधे सीधे बोला जाता है कि घूस मांग रहे। तो उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन करना उनकी ड्यूटी है और उसके लिए गवर्नमेंट उन्हें ऑलरेडी सैलरी दे रही, तो जो आप पहले से ही बाउंड है करने के लिए, उसके लिए अगर आप एक्स्ट्रा कुछ चार्ज कर रहे हैं तो वो गलत है और वो कंसिडरेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है इट मस्ट नॉट बी समथिंग व्हिच द प्रोमिसर इज ऑलरेडी बाउंड टू डू सो, ठीक है। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और इसके लिए आपको बाद में हम डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी जो है शेयर कर देंगे, आप देख लीजिएगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ इन इंडिया विद मनीष।